तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द एडवेंचर चैप्टर को, जो कि तुम्हारा हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 7 है। और तुम्हें पता है इस चैप्टर में क्या होने वाला है? इस चैप्टर में एडवेंचर होने वाला है। फनी नहीं लगा? कोई बात नहीं, ओके। इस चैप्टर को लिखा है जयंत नार्लिकर जी ने। और सुनो, एक छोटा सा फेवर करना कि हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 7 ओपन करके अपने सामने रखो और एक हाथ में पेंसिल भी रखे रहना, ताकि जब मैं इस चैप्टर का तुम्हें फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक एक्सप्लेन करूं, उस बीच में तुम्हें जो जो लाइन इंपॉर्टेंट लगे ना उसे अंडरलाइन कर लेना, ताकि फाइनल एग्जाम के टाइम में जब तुम बुक को पलट कर पढ़ो ना, तब तुम्हें जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है ना वो तुम्हें दिमाग में फिट हो जाए, जिससे तुम्हें लिटरेचर सेक्शन में एग्जाम में फुल मार्क्स लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड या अगर तुम्हें चैप्टर समझ में आता है, तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और लाइक और शेयर के लिए तो बोलना ही नहीं पड़ता, वो लोग तो तुम लोग करते ही नहीं हो। मतलब कर देना अगर मन करे तो चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ब्रो, नाम बताओ, कौन बोलता था कि इंग्लिश के जो स्टोरीज होते हैं ना वो बोरिंग होते हैं, अच्छे स्टोरीज नहीं होते? ये चैप्टर पढ़ो, मस्त एकदम साइंस फिक्शन स्टाइल में स्टोरी है। और पता है इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है ना, उनका नाम है गणेश गायतोंडे। आई एम सॉरी, प्रोफेसर गायतोंडे। मरना है क्या? ठीक है, मरना तेरे को डर नहीं लगता? और जो प्रोफेसर गायतोंडे होते हैं ना, वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, बेसिकली पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। पैरेलल वर्ल्ड का मतलब ये नहीं होता कि वो एकदम अलग दुनिया है। वो जो दुनिया है ना, जैसे मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ का जो पैरेलल वर्ल्ड होगा, मतलब जो दूसरा अर्थ होगा, वो भी बिल्कुल इसी अर्थ जैसा होगा विद बेसिक चेंजेस। तो क्या क्या चेंजेस होती है और इस एडवेंचर में क्या क्या होता है, ये जानने के लिए तो तुम्हें पूरे वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि हमारे वर्ल्ड में और उस वर्ल्ड में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो बस चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। गायतोंडे भाई, अब कहाँ हो आप? 188 साल दूर है मैं। 188 साल दूर है कि 188 किलोमीटर? अबे चांद पे है मैं। मुंबई वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप उधर क्या कर रहे हैं भाई? इधर मामला ठंडा हो रहा है, जल्दी वापस आने का करो भाई। थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम भाव? 1 महीना। 1 महीना? पंचान तो इधर सर पर ही है। चैप्टर के स्टार्टिंग में प्रोफेसर गायतोंडे जीजामाता एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन में बैठे हुए होते हैं, जो कि पुणे से बॉम्बे जा रही होती है। उनकी जो ट्रेन होती है ना, वो डेक्कन क्वीन नाम की ट्रेन से बहुत ज्यादा फास्ट होती है। वो ट्रेन से बाहर नजर घुमा रहे होते हैं और वो देख के ये कहते हैं ना कि पुणे के आसपास उतनी इंडस्ट्रीज नहीं है इस वर्ल्ड में। उस ट्रेन का जो पहला स्टॉप था ना, वो लोनावला का था, जो कि वो 40 मिनट में ही पहुंच जाते हैं। जिसके बाद घाट सेक्शन आता है। घाट सेक्शन का मतलब बहुत सारे माउंटेन रेंजेस आते हैं। एंड ये सब चीज जो वो देख रहे होते हैं ना, ये बहुत ही नॉर्मल होता है, क्योंकि उनके वर्ल्ड में और इस वर्ल्ड में ये जो सीनरी वाली चीज है ना, वो बिल्कुल सेम है। मतलब कि पुणे से बॉम्बे जाने के बीच लोनावला का आना, उसके बाद घाट सेक्शन आना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है उनके लिए, क्योंकि उनके वर्ल्ड में भी सेम ऐसा ही होता है। घाट सेक्शन को क्रॉस करने के बाद जो ट्रेन होती है ना, वो करजत नाम की जगह पे रुकती है। और उसके बाद जब ट्रेन चालू होती है तो वो और भी ज्यादा स्पीड से मूव करने लगती है। और उसके बाद वो ट्रेन रोर करते हुए, मतलब कि ट्रेन वाली आवाज निकालते हुए, कल्याण नाम की जगह को भी क्रॉस कर जाती है। गायतोंडे जी अपने दिमाग का 100% यूज कर रहे होते हैं, मतलब दिमाग दौड़ा रहे होते हैं, और ये प्लान बनाते हैं कि वो बॉम्बे जाएंगे और वहां की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में जाके पूरी हिस्ट्री बुक्स को पढ़ डालेंगे। और क्योंकि गायतोंडे जी खुद भी हिस्टोरियन है, तो उन्हें उन सारी हिस्ट्रीज बुक को पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा कि इस वर्ल्ड में और हमारे वर्ल्ड में क्या डिफरेंसेस है, और ये जो वर्ल्ड है ना वो इस स्थिति में कैसे पहुंचा है। और फिर बुक पढ़ने के बाद वो वापस से पुणे चले जाएंगे, जहां पे वो जाकर राजेंद्र देशपांडे से अच्छे से बात करेंगे, जो कि उन्हें और भी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं इस दुनिया को समझने में। मतलब कि जो गायतोंडे जी है ना, वो एज्यूम कर रहे हैं कि जैसे उनके दुनिया में राजेंद्र देशपांडे नाम का एक इंसान है, तो इस दुनिया में भी जरूर राजेंद्र देशपांडे नाम का एक इंसान तो होगा ही, जो कि मे भी उनका दोस्त हो अपने वाले दुनिया में, मतलब मेन दुनिया में। उसके बाद वो एजम्पशन से निकलकर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जिस वक्त वो ट्रेन में बैठे हुए हैं। और फिर वो बताते हैं कि उनकी जो ट्रेन है ना, वो लॉन्ग टनल, एक लंबी सी टनल पार करने के बाद एक छोटे से स्टेशन में रुकती है, जिसका नाम था सरहद। और वहीं पे एक एंग्लो इंडियन, मतलब कि एक ब्रिटिश इंडियन यूनिफॉर्म में उस ट्रेन में आता है, जो कि ट्रेन परमिट्स चेक कर रहे होते हैं। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि परमिट्स क्यों चेक कर रहा है? टीटी होता तो टिकट चेक कर रहा होता ना, परमिट क्या होता है? बताते हैं। तो उस वक्त क्या होता है ना, गायतोंडे जी के बगल में एक खान साहब नाम के इंसान बैठे हुए होते हैं। वो गायतोंडे जी से कहते हैं कि लगता है पहली बार बॉम्बे जा रहे हो। ये वो जगह है जहां से ब्रिटिश राज शुरू होता है। मतलब कि वो जो सरहद नाम की छोटी सी स्टेशन है ना, वहां से ब्रिटिश राज शुरू होता है। जिसपे गायतोंडे जी हाँ का रिप्लाई करते हैं, क्योंकि फैक्चुअली ये करेक्ट भी था, क्योंकि इस वर्ल्ड के बॉम्बे में तो वो पहली बार ही जा रहे थे ना। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि वो सब तो ठीक है, लेकिन गायतोंडे जी का असली नाम, मतलब कि पूरा नाम क्या है? क्या सच में गणेश गायतोंडे ही उनका पूरा नाम है? नहीं, उनका पूरा नाम है गंगाधर पंत। उसके बाद उन दोनों के बीच कुछ बातें होती है। फिर गायतोंडे जी खान साहब से पूछते हैं कि आप पेशावर तक कैसे जाएंगे, जिसपे खान साहब बहुत ही नॉर्मली रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये जो ट्रेन है ना, ये विक्टोरिया टर्मिनस तक जाएगी। फिर वहां से वो एक नए ट्रेन में बैठेंगे। इस ट्रेन का नाम है फ्रंटायर मेल,
जो कि बॉम्बे से उन्हें दिल्ली ले जाएगी, फिर वहां से वो लाहौर जाएंगे एंड फिर वहां से वो पेशावर पहुंच जाएंगे। वो कहते हैं कि हाँ ये काफी लंबी जर्नी तो है लेकिन वो परसों तक पेशावर पहुंच जाएंगे। उसके बाद खान साहब अपने बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं और क्योंकि गायतोंडे जी बहुत ही अच्छे लिसनर होते हैं तो वो चुपचाप बैठ के उनकी बातें को सुनते रहते हैं। और देखो गायतोंडे जी भी जो थे ना वो फ्लेवर ऑफ लाइफ की मजा लेना चाहते थे इस इंडिया में, मतलब इस वर्ल्ड की इंडिया में। और कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज फील भी होती है कि इस वर्ल्ड में जो लाइफ है ना वो कहीं ना कहीं कुछ तो डिफरेंट सी है। और धीरे धीरे उनकी जो ट्रेन होती है ना वो रेल ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए शहर की तरफ बढ़ने लगती है, पहुंचने लगती है। उन ट्रेन के जो ब्लू डब्बे थे ना उस पे लिखा हुआ था GBMR, जिसपे खान साहब उन्हें इस चीज का फुल फॉर्म बताते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। और कहते हैं कि देख देख वो यूनियन जैक दिख रहा है जो कि हर कैरेज में पेंटेड है, इसका मतलब होता है कि ये एक ब्रिटिश टेरिटरी है। यूनियन जैक का मतलब नेशनल फ्लैग होता है यूके का, दिक्कत तो नहीं है ना समझने में? अरे मतलब कि वही जो इस वर्ल्ड में बॉम्बे है ना वो एक ब्रिटिश टेरिटरी है, मतलब ब्रिटिश ने एक्वायर करके रखा हुआ है। फिर हमें पता चलता है कि दादर को क्रॉस करने के बाद जो ट्रेन होती है ना वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है क्योंकि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाली होती है, मतलब कि वही विक्टोरिया टर्मिनस तक। फिर गंगाधर जी ये कहते हैं कि वहां का जो स्टेशन है ना वो एकदम चुम्बेश्वरी, मतलब पूरा नीट एंड क्लीन था। और वहां पर जो ट्रेन स्टाफ थे ना वो ज्यादातर एंग्लो इंडियंस या फिर फारसीज थे और साथ ही में कुछ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, मतलब कि वही कुछ 5-10 ब्रिटिश ऑफिसर्स जो ट्रेन में घूम रहे होते हैं। फिर गंगाधर जी जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी होती है और उस बिल्डिंग में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि वो प्रिपेयर्ड थे कि इस दुनिया में उन्हें शौक तो मिलने ही वाला है, मतलब उन्हें सदमा पहुंचने ही वाला है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें इतना बड़ा सदमा पहुंचेगा, मतलब कि इतना बड़ा शौक मिलेगा। क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो 1857 के वार के बाद बंद हो चुकी थी, मतलब कि इंडिया से तो खत्म ही हो चुकी थी ना। बट यहाँ पर तो ये कंपनी अच्छे से जिंदा भी है, चल भी रही है और अच्छे से ग्रो भी कर रही है। उन्हें ये चीज पता चल जाता है कि इस दुनिया में 1857 से पहले एक बड़ा टर्न आया है हिस्ट्री में, मतलब कि कुछ इवेंट्स में गड़बड़ हुई है और अब उन्हें पता लगाना था कि आखिर इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है और इतना चेंजेस कैसे आ रहा है। फिर जो प्रोफेसर होते हैं ना वो बॉम्बे के हॉर्नबाई रोड पे वॉक कर रहे होते हैं, मतलब चल रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स और हाउस बिल्डिंग होती है, लेकिन एक भी हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर बूट्स और वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी ऑफिसेज भी होती हैं, लॉयड्स के, बार्कलेस के और अदर ब्रिटिश बैंक्स के। और बॉम्बे की जो स्ट्रीट थी ना वो बिल्कुल टिपिकल हाई स्ट्रीट लग रहा था इंग्लैंड का, मतलब कि हमारे प्रोफेसर जो होते हैं ना उन्हें इंग्लैंड की स्ट्रीट और बॉम्बे की स्ट्रीट बिल्कुल सेम वाली फील दे रही होती है। जिसके बाद प्रोफेसर राइट टर्न लेते हैं और वो होम स्ट्रीट पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो फॉर्ब्स की बिल्डिंग में घुस जाते हैं। उसके बाद वो इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि क्या वो मिस्टर विनय गायतोंडे से मिल सकते हैं, मतलब कि वो उस दुनिया में अपने आप को ही ढूंढ रहे होते हैं। और उसके बाद वो लड़की उस फर्म के टेलीफोन लिस्ट, स्टाफ लिस्ट और डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज सभी जगह सर्च करती है और फिर वो कहती है कि मुझे ऐसा कोई इंसान दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, तो क्या आप श्योर है कि वो इंसान इसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर इसी फर्म में काम करते हैं? इस बात पे जो प्रोफेसर होते हैं ना वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि ये बात उनके लिए इतनी भी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो या फिर वो इस दुनिया में जिंदा ही ना हो, और ये भी गारंटी नहीं है कि उनके बच्चे, उनके जो बेटे हैं वो भी इस दुनिया में जिंदा हो। और उसके बाद वो वहां से थैंक यू बोलकर निकल जाते हैं। उसके बाद हमें ये पता चलता है ना कि जो प्रोफेसर होते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ज्यादा वरी नहीं करते, वो ज्यादा फिक्र नहीं करते हैं और वो इस चीज के बारे में भी नहीं सोच रहे होते कि वो आज कहाँ ठहरेंगे, मतलब कि आज रात कहाँ रुकेंगे या फिर अपना डिनर कहाँ करेंगे। पर उनका जो मेन मोटिव था कि वो लाइब्रेरी ऑफ एस्थेटिक सोसाइटी में जाएंगे और वहां पे जाकर वो रिडल ऑफ हिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, मतलब कि वो हिस्ट्री के पजल को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद वो तुरंत एक क्विक लंच करते हैं रेस्टोरेंट में और उसके बाद वो टाउन हॉल की तरफ चल जाते हैं। पहुंचने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है क्योंकि वहां पर उन्हें लाइब्रेरी मिल जाता है और उसके बाद वो रीडिंग रूम में चले जाते हैं जहाँ पर वो बहुत सारी हिस्ट्री बुक को लाने को बोलते हैं और साथ ही साथ वो खुद की लिखी हुई हिस्ट्री बुक को भी लाने को कहते हैं, क्योंकि असली दुनिया में तो वो खुद भी एक हिस्टोरियन ही थे ना, मतलब कि असली दुनिया में उन्होंने कुछ बुक्स तो लिखी ही होगी। और उसके बाद उनके सामने बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स लाई जाती जिसमें से 5 उनकी लिखी हुई बुक भी मौजूद थी, मतलब कि उनकी लिखी हुई 5 वॉल्यूम थी जिसमें वो पहली वॉल्यूम से रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। वॉल्यूम 1 में था द पीरियड ऑफ अशोका, वॉल्यूम 2 में था समुद्रगुप्ता जी के बारे में, फिर वॉल्यूम 3 में था मोहम्मद गौरी के बारे में और फिर वॉल्यूम 4 में था द डेथ ऑफ औरंगजेब के बारे में। यहाँ तक पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये सब तो बिल्कुल सेम है जैसे उनके दुनिया में हुआ था, मतलब वॉल्यूम 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल सेम है, पर जो वॉल्यूम 5 होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और उसे पढ़ने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि आखिर हिस्ट्री में एक्चुअल टर्न कहाँ आया है। उसमें उन्हें पता चलता है कि जो मराठा थे ना वो बहुत ही अच्छे से जीत गए थे और जो अब्दाली थे ना उन्हें इंडिया से भगा दिया गया था और अब्दाली की जो आर्मी थी ना वो काबुल की तरफ भाग गई थी। और उस मराठा आर्मी के जो हेड थे ना उनका नाम था सदाशिव राव भाऊ और साथ ही में उनके नेफ्यू भी थे जिनका नाम था विश्वास राव।
पर यहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं ना वो कहते हैं कि इस वार के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में तो नहीं दिया हुआ था, बट हाँ पावर स्ट्रगल्स इन इंडिया के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में इस बुक में लिखा हुआ था। जिसके बाद वो आगे इस बुक को डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर तुम लोग ब्लो बाय ब्लो अकाउंट का मतलब मार्क कर देना, मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए कह रहा था पेंसिल लेके बैठो, ये चैप्टर में बहुत ज्यादा ही फैक्ट्स है। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि जिस स्टाइल में इस बुक को लिखा गया है ना वो स्टाइल बिल्कुल उनका ही वे ऑफ राइटिंग ऑफ स्टाइल है। मतलब कि जिस स्टाइल में प्रोफेसर खुद लिखते हैं, लेकिन जब वो इस बुक को पढ़ रहे हैं ना तब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस बुक को पहली बार पढ़ा है। मतलब कि उस बुक में जो कुछ भी रिटन है ना वो उस चीज को पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस बुक को उन्होंने ही लिखा है, बट उनके पैरेलल वर्ल्ड के रूप ने, मतलब उनके पैरेलल वर्ल्ड के दूसरे अवतार ने। यार मार्वल डीसी भूल जाओ, तुम्हारे बुक में तो है मल्टीवर्स। और बताओ तुम सबको ये चैप्टर तो लास्ट में याद रहेगा नहीं। हाँ लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में जो टकली थी ना उसका नाम तुम लोग को अच्छे से याद होगा और बोलोगे कि चैप्टर हार्ड है, मूवी हार्ड नहीं लगती है। उसके बाद उस बुक में लिखा गया था कि मराठा के इस ग्रेट विन के बाद जो मराठास का मॉरल था ना वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया था। मतलब वो बहुत ज्यादा श्योर हो गए थे कि वो और भी लड़ाइयां जीत सकते हैं। और उसके बाद मराठास ने जो नॉर्दर्न इंडिया है ना वहां पे भी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर ली थी। मतलब कि अखंड भारत तो नहीं लेकिन काफी अच्छे हिस्से में इंडिया का उन्होंने रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ना वो ध्यान से इन सब चीजों को देख रही होती है, तो इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ना वो टेम्पोरली अपने प्रोग्राम को, जो इंडिया को पूरा कैप्चर करने का प्रोग्राम था, उसे टेम्पोरली बंद कर देती है या फिर कह सकते हो होल्ड बैक कर लेती है। तो इसलिए पता चलता है कि इस वाले वर्ल्ड में कभी ब्रिटिश ने इंडिया को कैप्चर करा ही नहीं है, जिसके कारण जो मराठास की पावर थी ना वो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद भाऊ साहेब एंड विश्वास राव ने इस अपने फादर के एम्पायर को संभाला था। मतलब कि उनके फादर के डेथ के बाद में भी 1870 एडी के बाद। और साथ ही में दादा साहेब जो उनके किंगडम में बहुत ज्यादा मुसीबतें पैदा करते थे, उन्हें धीरे धीरे लोअर रैंक दे दिया गया था उनके किंगडम में। और बाद में जो दादा साहेब थे ना वो रिटायर भी हो गए थे स्टेट पॉलिटिक्स से। और ऐसे ही भाऊ साहेब और विश्वास राव ने इन्फ्लुएंस को पूरे इंडिया में फैला दिया। और साथ ही साथ विश्वास राव और उनके ब्रदर माधव राव ने पॉलिटिकल स्मार्टनेस के साथ साथ करेज को भी दिखाया बैटल फील्ड में, जिसके कारण उन्होंने इंडिया में अपने टेरिटरी को और ज्यादा एक्सपैंड कर लिया। अब कह सकते हो कि ऑलमोस्ट लाइक अखंड भारत। और इस पॉइंट पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ना उसके पास बस बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास रह चुका था। बाकी सारे स्टेट्स और सिटीज से उन्होंने हाथ धो बैठा था, जस्ट लाइक यूरोपियंस, पोर्टुगीज और फ्रेंच, जिनके पास भी इंडिया के कुछ कुछ हिस्से बचे हुए थे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ कुछ हिस्से बचे हुए थे इंडिया के। और साथ ही में जो मराठास थे ना उन्होंने कुछ रीजन के कारण मुगल गवर्नमेंट को भी अलाइव रखा था, जिंदा रखा था उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। हमें पता चलता है कि 19th सेंचुरी के टाइम में भी ये जो डी फैक्टो रूलर्स थे, मतलब इनफैक्ट ये जो रूलर्स थे ना पुणे से, ये बहुत ज्यादा क्लेवर थे, एस्यूट थे, क्योंकि उस वक्त भी इन्हें इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पता था और इन्हें पता था कि कैसे यूरोप में टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है और ये आगे चलकर कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने भी अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स को अपने शहरों में लॉन्चेस करना स्टार्ट कर दिए, मतलब लॉन्च करना शुरू कर दिए। और इसी एस्टैब्लिशमेंट के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कैसे इंडिया में इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। मतलब उन्होंने ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपना इन्फ्लुएंस बनाने का एक जरिया मान लिया। और ऑब्वियसली इसके बाद उन्होंने एड और एक्सपर्ट्स ऑफर करा मराठा रूलर को। किसने ऑफर करा? ऑब्वियसली द ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो रूलर्स थे ना उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया ताकि वो जो लोकल सेंटर्स थे उन्हें सेल्फ सफिशिएंट बना सके, जो कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेल्प से इजीली बना सकते थे। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना वो मराठास के लोगों को सिखा सके और उन्हें सेल्फ सफिशिएंट बना सके। उन्होंने बस इतना ही हेल्प मांगा था ईस्ट इंडिया कंपनी से। और फिर आ जाता है 20th सेंचुरी और इंडिया में और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से इंस्पायर्ड होके इंडिया अपने में कुछ कुछ चेंजेस लाता है उस वाले वर्ल्ड में। इंडिया जो था ना वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगा था और जो पेशवास थे, मतलब जो मराठास थे ना, उनके पावर थोड़ी कम होने लगी थी और जल्दी ही उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है डेमोक्रेटिक इलेक्टेड बॉडीज से। और हमें यह भी पता चलता है ना कि उस वक्त तक दिल्ली अभी तक जिंदा था, क्योंकि दिल्ली ऑब्वियसली उस वक्त मुगल के हाथ में था, मतलब कि मुगल्स के हाथ में था। बट उनकी जो सल्तनत थी ना दिल्ली में, उनके पास कोई एक्चुअल पावर नहीं था। वो बस सेंट्रल गवर्नमेंट की आई हुई ऑर्डर्स पे स्टैंप लगा दिया करते थे और बस नाम के बादशाह थे, या फिर कह सकते हो नाम के शहंशाह थे। वो बस जो भी सेंट्रल पार्लियामेंट उन्हें ऑर्डर देती थी उस पर रबड़ की स्टैंप लगा दिया करते थे। और जैसे जैसे गंगाधर पंत इस पूरे बुक को पढ़ने लगते हैं, वो बुक को आगे पढ़ने लगते हैं, तो वो काफी ज्यादा एप्रिसिएट करने लगते हैं इस इंडिया को, जो उस नए वर्ल्ड में वो उस इंडिया को देख रहे हैं उसको, क्योंकि वो एक ऐसा इंडिया था ना जिस इंडिया में किसी भी इंसान ने व्हाइट लोगों के जरिए कोई भी स्लेवरी फेस नहीं की। ये जो नया इंडिया था ना ये बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट था, अपने पैरों पे खड़ा था। इस इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक अच्छे हाइट पर थी और इस इंडिया की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी ना वो
पूरे वर्ल्ड में अच्छी खासी थी। ये जो नया वर्ल्ड का इंडिया था ना, इन्होंने बस ब्रिटिश को इसलिए रखा था ताकि वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सके और कुछ कॉमर्शियल रीजंस के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए ब्रिटिश का यूज कर रहा था। मतलब कि तुम इसे यूज तो नहीं कहोगे क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश का इस्तेमाल तो नहीं किया, बट उन्हें भी साथ में रहने दिया गया। और इसलिए तब से जो ब्रिटिश है ना वो बॉम्बे में रहते आ रहे हैं, और बॉम्बे जो है ना वो एक अकेला आउटपोस्ट है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। एंड डोंट वरी, इस वाले इंडिया ने भी बॉम्बे को बेच नहीं दिया था, बल्कि लीज पे ब्रिटिश को दिया था, वो भी कुछ वक्त के लिए, जो कि एक्सपायर होने वाला था 2001 में। और ये पता है किस ट्रीटी के अकॉर्डिंग था? द ट्रीटी ऑफ 1908। मतलब कि उस वाले वर्ल्ड में एक ट्रीटी साइन किया गया था 1908 में कि वो कुछ समय के लिए बॉम्बे को लीज पे रख रहे हैं, यानी कि बॉम्बे पे रहेंगे अप्रॉक्स 2001 तक। ये सब चीजों को पढ़ने के बाद जो गंगाधर पंत है ना, वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे कंपेयर करने से। वो अपने वाले कंट्री को इस नए वर्ल्ड वाले कंट्री से कंपेयर करने लग जा रहे थे बार बार। पर एट द सेम टाइम, मतलब उसी वक्त वो ये भी सोच रहे थे ना कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, उन्हें हिस्ट्री के बारे में पता तो चल चुका है, बट मराठास ने बैटल को जीता क्यों? मतलब कि जीत कैसे लिया? क्योंकि हमारे वर्ल्ड में तो मराठास वो वाली बैटल हार गए थे ना। तो इस बैटल के बारे में और जानने के लिए वो और भी डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स को उठाते हैं और उसे पढ़ते हैं। पर लास्ट में उन्हें एक बुक मिलता है जिसमें उन्हें कुछ तो क्लू मिल सकता था, और उस बुक का नाम था भाऊ साहेब आंची बाखर। और देखो, मैं इतना अच्छे से परफेक्टली तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं मराठी नहीं हूँ और ना ही मुझे ये एसेंट या टोन आती है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि पेंसिल लेके बैठो और स्पेलिंग याद कर लेना। लेकिन फिर हमारे प्रोफेसर कहते हैं ना कि वो इस भाकर वाले बुक पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके वाले वर्ल्ड में भी ये बुक हुआ करती है। एंड ये जो भाकर वाली बुक होती है ना, इसे इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाने के चलते बहुत सारी फैक्ट्स को बदल दी जाती है, या फिर इंटरटेनिंग बनाने के चलते थोड़ा एक्स्ट्रा, समझ रहे हो ना, लगा के बोल दिया जाता है। मतलब कि वही वाला केस है, तुम कुछ मूवी देखते हो तो उसमें बोलता है ना कि ये मूवी सच्ची घटना पे आधारित है, मतलब आधारित होती है, 100% सच्ची नहीं होती है। लाइक कंज्यूरिंग ही ले लो, सच में थोड़ी वहां पे ऐसे भूत आके खड़ा था, नहीं था ना ब्रो। इसलिए वो हिस्टोरिकल एविडेंसेस के लिए भाकर पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी भाकर बुक जो था ना, वहां पे उन्हें एक मात्र बुक दिख रहा था जिससे उन्हें हिस्ट्री के बारे में एटलीस्ट कुछ तो पता चलता, मतलब कि मराठास ने वो जंग कैसे जीती। फिर उसके बाद उन्हें उस बुक में 3 लाइन्स मिलती है जिनमें उन्हें पता चलता कि जो विश्वास राव थे ना, वो अपने डेथ के कितने करीब थे। जिसमें लिखा हुआ था कि जो विश्वास राव होते हैं ना, वो अपने घोड़े पे, हॉर्स पे बैठकर मिली की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे एलीट ट्रूप्स लड़ रहे होते हैं, मतलब बहुत सारे सोल्जर्स लड़ रहे होते हैं। एंड वहां पर जाने के बाद वो उन सब पर हमला कर देते हैं। एंड उस दिन गॉड उन पे बहुत ज्यादा मर्सी दिखाते हैं क्योंकि एक जो बुलेट होता है ना, जस्ट उनके ईयर्स के बगल से पास हो जाती है। और उस दिन अगर एक तिल का भी डिफरेंस होता ना, तो वो मर चुके होते, वो डेथ हो चुके होते, डेथ हो चुके होते या डेड हो चुके होते, मतलब ठीक है, समझ रहे हो। और वैसे तिल का मतलब सीज में होता है, मतलब तुम समझ रहे हो ना, एक छोटा सा लाइक सैंड का भी डिफरेंस होता है। सैंड नहीं, सैंड बहुत ज्यादा छोटा हो गया। सीज में यार सर्च कर लेना, एक छोटा सा व्हाइट कलर का होता है जो कि खाने में यूज होता है। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है ना कि जो प्रोफेसर थे वो मस्त बुक पढ़े जा रहे थे। एक चीज ध्यान रखना, तुम प्रोफेसर कहो या फिर गंगाधर पंत कहो या फिर तुम गायतोंडे कहो, सब सेम इंसान है, बस गणेश गायतोंडे अलग है, ठीक है। उसके बाद फिर लाइब्रेरियन आते हैं और बहुत ही ज्यादा पोलाइटली उनको याद दिलाते हैं, मतलब प्रोफेसर को याद दिलाते हैं कि रात के 8 बज चुके हैं एंड अभी शायद लाइब्रेरी क्लोज करने का टाइम आ चुका है। इसके बाद गंगाधर पंत जो होते हैं ना, वो अपने थॉट से बाहर निकलते हैं, वो बहुत ज्यादा खो चुके होते हैं उन बुक्स को पढ़ते हुए। और फिर जब वो बुक पढ़ना बंद करते हैं और आसपास नजर गड़ाते हैं तो वो देखते हैं कि वो पूरे लाइब्रेरी में अकेले ही इंसान बचे हैं। तो फिर प्रोफेसर जाने से पहले लाइब्रेरियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप इन बुक्स को अरेंज कर वापस मत रखना, इन्हें इसी तरह टेबल पे पड़े रहने देना ताकि वो कल नेक्स्ट डे आकर उन बुक्स को वापस से पढ़ सके और उन्हें फिर से बुक ढूंढने में ज्यादा वक्त ना लगे, ताकि वो सीधा नेक्स्ट डे आए और सीधा बुक पढ़ना स्टार्ट कर दे। इसके बाद प्रोफेसर उस लाइब्रेरियन से पूछते हैं कि ये लाइब्रेरी कितने बजे खुलती है, तो वो लाइब्रेरियन बताता है कि ये हर दिन सुबह 8 बजे खुल जाती है। और फिर वो लाइब्रेरियन स्माइल करता है क्योंकि वो काफी वक्त बाद एक एक्चुअल रिसर्चर को अपने सामने बैठा हुआ देख रहा था जिसे एक्चुअल में हिस्ट्रीज पढ़ना और बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। और उसके बाद जब प्रोफेसर वहां से निकल रहे होते हैं तो वो गलती से कुछ नोट्स को अपने पॉकेट में डाल लेते हैं, राइट वाले पॉकेट में, और साथ ही साथ वो भाकर नाम की बुक को भी अपने राइट पॉकेट में डाल लेते हैं, गलती से, जानबूझकर नहीं। एंड ऑब्वियसली एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर तो कंप्लीट नहीं होने वाला, तुम्हें भी पता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब प्रोफेसर उठते हैं तो उनके साथ क्या होता है और नेक्स्ट दिन क्या क्या एडवेंचर होने वाला है, और इस चैप्टर का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो तुम्हें अगले पार्ट में ही देखने को मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो अगर पसंद आया तो, एंड लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तुम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।